ये अंटार्कटिका है, हमारे प्लेनेट का 5वां सबसे बड़ा और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। हजारों सालों से इंसानों को इसके बारे में ना ही पता था, ना ही किसी ने देखा था। अंटार्कटिका इंतहाई हार्श, पनिशिंग और जानलेवा कॉन्टिनेंट है। तकरीबन इम्पॉसिबल ही है यहाँ पर सरवाइव करना। यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री तक लो होता है और हवाएं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इसी वजह से ये कॉन्टिनेंट बिल्कुल ही खाली है। आज से सिर्फ 200 साल पहले 1820 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था और हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, खास तौर पर इसकी बर्फ के नीचे क्या है। 98% अंटार्कटिका की सरफेस बर्फ से कवर है, जिसकी वजह से बहुत ही थोड़ा एरिया बर्फ से बाहर निकला हुआ है, जिसको हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट पे ऑन एवरेज 2 किलोमीटर हाइट है इन आइस शीट की सरफेस से, और कुछ जगहों पे तो ये बर्फ की हाइट 5 किलोमीटर तक ऊंची है। इतनी ज्यादा कि 6 बुर्ज खलीफा एक दूसरे के ऊपर आराम से खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से दुनिया में 60% फ्रेश पानी अंटार्कटिका की इन आइस शीट में फ्रीज है, और अगर ये सब पिघल गए तो ग्लोबल सी लेवल 60 मीटर्स तक बढ़ जाएगा, जिसने कई कोस्टल शहरों को अपनी लपेट में ले लेना है। ये अंटार्कटिका की आइस शीट इतनी ज्यादा बड़ी है कि हमें बाहर की दुनिया मार्स के बारे में ज्यादा पता है बनिस्बत इसके कि इसकी बर्फ के नीचे क्या है। बजाय इसके कि हम पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की इस किलोमीटर आइस शीट को ड्रिल करके देखें कि इसके नीचे क्या है, सबसे इफेक्टिव तरीका जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसके नीचे क्या है, वो है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर प्लेन को फ्लाई करें और रेडियो वेव्स को नीचे बर्फ पर शूट करें, फिर एनालाइज करें कि वेव्स किस तरह एको होकर वापस आती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एको साउंडिंग। लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा बड़ा है, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर प्लेन्स को उड़ाकर ये सब करना इंतहाई एक्सपेंसिव और लंबा काम है। तो आज तक हमें बस थोड़ा सा आइडिया है कि इस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे क्या है, वो भी उस वजह से जो पास में थोड़ी बहुत रेडियो एको साउंडिंग फ्लाइट्स की गई हैं इसके ऊपर, और तकरीबन 90% कॉन्टिनेंट आज तक अनमैप्ड और अननोन है। लेकिन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के बारे में, वो बड़ी फैसिनेटिंग है। ऊपर से देखने पे तो ये कॉन्टिनेंट इस तरह लगता है कि बर्फ के नीचे हर तरफ जमीन है, लेकिन जब इसकी सारी बर्फ हटा दें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये वाला एरिया मोस्टली सी लेवल के नीचे है, जिसको बोला जाता है लेसर अंटार्कटिका, और ये वाला एरिया सी लेवल से काफी ऊंचा है, जिसको बोला जाता है ग्रेटर अंटार्कटिका। और इन दोनों एरियाज की बहुत ही डिफरेंट जियोलॉजी और हिस्ट्रीज हैं। ये जो लेसर अंटार्कटिका है, इसके नीचे की सरफेस मोस्टली सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक्स की मदद से बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि लेसर अंटार्कटिका ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की पट्टी के ऊपर आता है। रिंग ऑफ फायर एक पूरी बेल्ट है टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस की, जिधर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वोल्केनोस पड़ते हैं, और ये लाइन पिछले 35 मिलियन ईयर से बनी हुई है। इस वजह से लेसर अंटार्कटिका वाले एरिया में ज्यादातर माउंटेन्स वोल्केनिक हैं। बेशक उनके ऊपर बर्फ और ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। अंटार्कटिका में ये माउंट एरेबस का एरिया है, जिधर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं, और रिसेंटली 2020 में इधर एक वोल्केनो भी फटी थी। लेकिन इस एरिया के ऊपर वाली साइड पर विंटर्स में टेम्परेचर -62 डिग्री तक होता है, जिधर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन इस माउंट एरेबस की सरफेस के नीचे एक नई दुनिया बसी हुई है, जिसके बारे में हमें बस अभी पता चला है। सदियों से हॉट स्टीम जो माउंट एरेबस की वोल्केनो ने प्रोड्यूस की है, उसकी वजह से बर्फ के नीचे फ्रेश पानी की टनल्स बनी हुई हैं। इन आइस केव के अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री है, इतना गर्म कि आप यहाँ पर शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में घूम सकते हैं, बेशक आप अंटार्कटिका के बीचों बीच हैं। जिसका मतलब है कि अंटार्कटिका के सब वोल्केनो सिस्टम इतने गर्म है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। 2017 में टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इस लेक के पानी के ट्रेसेस लिए थे। उसको एग्जामिन करने के बाद इनको एल्गी और मोसिस के डीएनए के ट्रेसेस मिले थे। इसी तरह अंटार्कटिका में 15 सेमी एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिधर इस तरह की गर्म स्टीम केव टनल्स बनी हो सकती हैं। 2019 में अंटार्कटिका के इस एरिया में दुनिया का वन ऑफ द डीपेस्ट कैनियन डिस्कवर हुआ है। ये बर्फ से छुपा हुआ था और सरफेस से ये 3.5 किलोमीटर गहरा है। ये इतना ही गहरा है जितना अटलांटिक ओशन की एवरेज डेप्थ है, और माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची है उसका ये आधा जमीन के अंदर है। इस कैनियन के कंपैरिजन में ये डेड सी की डेप्थ है, और वेनिस सिटी की डेप्थ 400 मीटर तक है, और ये कैनियन 1 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपा हुआ था। लेट 1950s में रिसर्चर्स अंटार्कटिका के ईस्ट साइड पर ग्रेविटी में गड़बड़ देखते हैं। नॉर्मली जो ग्रेविटी होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ग्रेविटी वीक थी। ये वेरिएशन बहुत बड़े एरिया में थी, जो 243 किलोमीटर तक फैला हुआ था, और इसकी डेप्थ 848 मीटर्स थी। किसी को भी इस
जिसकी वजह नहीं पता थी और हर कोई अपनी अजम्पशंस दे रहा था। फिर 2006 में रिसर्चर सैटेलाइट के डाटा को ऑब्जर्व करके ये पता लगाते हैं कि ये एक क्रेटर इंपैक्ट की साइड है बहुत ही मैसिव मीटरॉइड की, और इस मीटरॉइड का साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा उस एस्ट्रॉइड से जिसने डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट किया था। अब क्योंकि बर्फ ने इस पूरे एरिया को कवर किया हुआ है तो डायरेक्ट सैंपल्स तो नहीं उठाए गए इस एरिया के, और फिलहाल के लिए ये भी बस एक थ्योरी है। इसके अलावा एंटार्क्टिका की इन आइस शीट के नीचे 675 सब ग्लेशियर लेक छुपी हुई हैं। इनमें से कई लेक्स 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे डिस्कवर हुई हैं, और जो अब तक की सबसे बड़ी लेक जो इधर डिस्कवर हुई है वो है लेक वॉस्टॉक। ये लेक 4 किलोमीटर डीप थी एंटार्क्टिक आइस शीट के, और यही दुनिया की 6 लार्जेस्ट लेक है। ये जमी हुई इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई जियोथर्मल इवेंट चल रहा होगा जिसकी इतनी हीट होगी कि ये लिक्विड फॉर्म में है। लेक वॉस्टॉक को बिलीव किया जाता है कि ये बाहर की दुनिया से कम भी 15 मिलियन सालों से कांटेक्ट में नहीं है एंटार्क्टिका की इस बर्फ की शीट की वजह से, जिसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती भी होगी उसकी एवोल्यूशन दुनिया भर से बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हुई होगी। 2012 में एंटार्क्टिका में एक लकड़ी का फॉसिल मिला था, जिसका मतलब है एंटार्क्टिका किसी दौर में फॉरेस्ट से कवर था। साइंटिस्ट ने बताया कि पर्मियन पीरियड में एंटार्क्टिका घने जंगलों से भरा हुआ था, जो आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम था। वक्त के साथ साथ ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होकर पोल्स की तरफ आ गया था और फ्रीज हो गया था। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है एंटार्क्टिका के नेचुरल रिसोर्सेज। पूरा एंटार्क्टिका नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस, कोल से भरा हुआ है। अभी रिसेंटली 2024 में रशियन रिसर्च शिप एंटार्क्टिका के सिर्फ इस हिस्से में बहुत ही मैसिव क्वांटिटी में ऑयल फील्ड को डिस्कवर करती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ से 511 बिलियन बैरल ऑयल मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन क्वांटिटी है। कंपैरिजन में जो ऑयल एंटार्क्टिका के सिर्फ इस एक सुपर फील्ड में है वो डबल है सारे ऑयल से जो सऊदी अरब कंट्रोल करता है। ये डिस्कवरी अब कई कंट्रीज और कंपनीज की नजरें एंटार्क्टिका पर कर देगी कि अब यहाँ से ऑयल निकालना है। लेकिन ये ऑयल की डिस्कवरी हुई भी एंटार्क्टिका के सबसे डिस्प्यूटेड एरिया में है। एंटार्क्टिका का ये एरिया 3 कंट्रीज क्लेम करते हैं कि ये उनका है, यूके, अर्जेंटीना और चिली। फिलहाल तो डायरेक्ट ड्रिलिंग करके यहाँ से ऑयल निकालना इलीगल है इंटरनेशनल लॉ में, एक ट्रीटी की वजह से जिसको बोला जाता है एंटार्क्टिक ट्रीटी, जो मिड 20th सेंचुरी में साइन की गई थी। 1950 से पहले एंटार्क्टिका बिल्कुल ही फ्री कॉन्टिनेंट था। जिसमें हिम्मत है वो यहाँ पर आकर इसको एक्सप्लॉइट करे, कॉलोनाइज करे, इसमें सेटलमेंट्स करे। क्योंकि ये एक्सट्रीमली आइसोलेट था और इन्वायरमेंट भी इंतहाई हार्श था, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी यहाँ पर आने की। लेकिन सभी इसमें शामिल नहीं थे। कई सारे मुल्कों ने अपने टेरिटोरियल क्लेम जमाना शुरू कर दिए थे अर्ली 20th सेंचुरी में। इन सब कंट्रीज के क्लेम इस बात पर बेस्ड थे कि हमारे आइलैंड इस कॉन्टिनेंट के करीब हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो इसके करीब हैं, तो उन्होंने इस एरिया को क्लेम किया है। फ्रांस इस एरिया को क्लेम करता है अपने क्रोजेट और कैरागुनल आइलैंड्स की वजह से। नॉर्वे इस एरिया को क्लेम करता है अपने बुवेट आइलैंड की वजह से। यूके इस एरिया को क्लेम करता है अपने फॉल्कलैंड आइलैंड्स और साउथ सैंडविच आइलैंड्स की वजह से। अर्जेंटीना सेम इसी साइड को क्लेम करता है अपनी लोकेशन की वजह से, और चिली भी मोस्टली इसी एरिया को ही क्लेम करता है अपनी लोकेशन की वजह से। तो 1959 में 12 मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, जिसमें ये सारे मुल्क शामिल हैं जो इसको क्लेम करते हैं कि एंटार्क्टिका जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ना इसको हम मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना ही यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और ना ही यहाँ से कोई रिसोर्सेज लेकर जाएगा। बंदे तो रह नहीं सकते इस आइलैंड पे, इस इन्वायरमेंट में, तो इसको सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सारे कंट्रीज अपनी रिसर्चेस को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करेंगे। ये थी एंटार्क्टिक ट्रीटी। ये अब तक एंटार्क्टिका में 50 कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट पे फैले हुए हैं। अगर आपने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को विजिट करना है तो अब टूरिज्म भी अलाउ है इस कॉन्टिनेंट पे। एक टाइम पर 100 लोग इस कॉन्टिनेंट पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ये गाइडेड टूर्स करवाती हैं। आपको पहले अर्जेंटीना फ्लाई करके आना पड़ेगा, फिर अर्जेंटीना के सिटी यूशवाया, जिसको गेटवे ऑफ एंटार्क्टिका भी बोलते हैं। यहाँ से क्रूज शिप आपको एंटार्क्टिका के लिए लेकर जाएगी, और ऑफ कोर्स आपको समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ेगा, जिधर 800 से भी ज्यादा शिप्स अब तक डूब चुकी हैं। इस ड्रेक पैसेज को क्रॉस करने में आपको 2 दिन लगेंगे, और इधर बहुत ही खौफनाक तूफान आते हैं। इस ड्रेक पैसेज
पे फ्यूचर में वीडियो भी आएगी। इसको क्रॉस करने के बाद फाइनली आप एंटार्क्टिका पहुंचोगे और इस कॉन्टिनेंट के ब्रेथ टेकिंग व्यूज और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ग्लेशियर्स की बात हुई है तो हम इंडिया की हिमालय की पहाड़ियों में इस वीरान लेक को कैसे भूल सकते हैं। इस रिमोट लेक में सैकड़ों लोगों के ढांचे मिले हैं और ये लेक जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। किसी को भी नहीं पता ये सब लोग यहाँ पर आए कैसे। आज तक ये मिस्ट्री कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।